अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही होंगी। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह करेंगे वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम करेंगे वो है वर्ब। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट all so that you people may get updates of my upcoming videos. Thank you. हाँ जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस में इसकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, क्या इसका स्टेटस है, ठीक है। वो समझने से पहले आप ये समझ लें कि वो समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे किसी फूल में खुशबू होती है ना, ठीक है, खुशबू के बगैर फूल, ठीक है। तो उसी तरह वर्ब के बगैर सेंटेंसेस, किसी कार का, किसी गाड़ी का आप इंजन कह लें, इंजन के बगैर जैसे गाड़ी होती है, ठीक है। और क्या आप कह लें, किसी भी पेन में इंक ना हो तो वो पेन जैसे होता है ना, वैसे होता है वर्ब के बगैर सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं ऐसे। A word used to describe an action, state or occurrence is called verb. A word used to describe an action, state or occurrence is called verb. ऐसा लफ्ज़ जो कि क्या चीज़ बयान करने के लिए इस्तेमाल हो उसे वर्ब कहते हैं। कोई एक्शन, ठीक है, कोई किसी एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो, किसी स्टेट को यानी कि बयान को, या कोई अक्रेंस हमें बताए, कोई किसी वाक़े के बारे में बताए कि ये चीज़ हुई, ये वाक़या हुआ, ये बात हुई, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो लफ्ज़ क्या होता है, वर्ब। इसको मज़ीद समझ लेते हैं। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड होता है उसे वर्ब कहा जाता है। अब किसी सेंटेंस में एक्शन क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, किसी का काम बता रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, खुद अपना काम बता रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है, ठीक है, अमल होता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्शन। जैसे उसने खाना खाया, तो खाना खाना है, जो ये जो खाना खाने वाला काम है, अमल है, इसे क्या कहा जाता है, एक्शन। उसने सबक पढ़ा, तो सबक पढ़ना भी एक अमल है, एक्शन है, ठीक है। इसको मज़ीद समझ लेते हैं। वर्ब्स और वर्ड्स दैट शो एक्शन इन अ सेंटेंस। ऐसे अल्फाज जो किसी सेंटेंस में एक्शन को शो करें उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ब। तो आपको समझ आ गई ना कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। वर्ब हमें किसी भी सेंटेंस में या तो किसी बात के बारे में बताता है, किसी बयान के बारे में बताता है, या किसी एक्शन के बारे में बताता है, कोई काम जो हम कर रहे होते हैं, जो किसी सेंटेंस में कोई काम बताया जा रहा होता है, या फिर किसी वाक़े के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो उधर रुनमा हो रही होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। 9 टाइप्स हैं वर्ब की, और कौन कौन सी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। अक्सर बच्चे जब ग्रामर पढ़ते हैं ना, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर, तो वो नाम से ही डर जाते हैं। अभी पता है नहीं कि वो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, हो सकता है फ्यू सेकंड में समझ आ जाए। बस जब वो देखते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये नाम है इसका, वो सोचते हैं कि नाम नहीं याद होगा तो उन्हें वो डेफिनेशन भी नहीं याद होगी, डेफिनेशन नहीं याद होगी तो समझ नहीं आएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप आराम से इसका नाम सुने, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या। आपने इसको समझना, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी आप काम स्टडी से रिलेटेड कर रहे हो, उसको आपने समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब, ऐसा वर्ब है दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये तो बहुत आसान हो गया, और ज़्यादा इसको आसानी से समझ लेते हैं। अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसका मुकम्मल मीनिंग समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की हर सूरत में ज़रूरत पड़े, हर सूरत में ऑब्जेक्ट लगाना पड़े, लाजमी हो ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब।
इसको मज़ीद क्लियर करते हैं एग्जांपल्स में। अब देखें, आई लव माई पेरेंट्स। अब इसमें जो लव है ये है वर्ब, तो इसके लिए माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट ज़रूरी हुआ ना। अगर सिर्फ कहें आई लव, ठीक है, तो हमें आधी बात समझ आती है, ये नहीं पता कि किसके बारे में बात की जा रही है। आई ईट एन एप्पल, ठीक है, मैं सेब खाती हूँ। तो अब अगर सिर्फ हो आई ईट, मैं खाती हूँ, अब अगले बंदे को क्या पता कि क्या खाती हूँ, ठीक है, जब तक आप बताएंगे नहीं। ठीक है, समझ आई ना कि जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, हमें कंप्लीट मीनिंग समझ आ जाएगा। तो जिस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी हो कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए, उसे कहा जाता है, हाँ जी, ट्रांजिटिव वर्ब। शी रीड्स अ बुक। अब अगर फ़र्ज़ कर मैं यहाँ कहती हूँ शी रीड्स, ठीक है, तो आप तो तुक्के लगाते रहेंगे, गेस ही करते रहेंगे कि ये पढ़ी है, शायद ये पढ़ी है, शायद ये पढ़ी है, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो क्या पढ़ी है, ठीक है। लेकिन जब ये कह दिया जाता है शी रीड्स अ बुक, तो मीनिंग कंप्लीट हो गया, क्लियरली हमें समझ आ गई कि वो बुक पढ़ती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है। ऐसा वर्ब जिसका कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। नाम आपने गौर से सुनना है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर आपने ट्रांजिटिव वर्ब अच्छी तरह समझ लिया है तो इनट्रांजिटिव वर्ब समझेगा आपका तो 2 सेकंड्स में समझ आ जाएगी आपको। कैसे? वो ऐसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है ना, तो इनट्रांजिटिव वर्ब में कौन है ज़रूरी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आगे ऑब्जेक्ट लगाएं, ज़रूरी है ही नहीं है। जस्ट आप सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं और सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है, तो वो आपका बन जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ गई? हाँ जी, मैंने ये कहा है कि जिस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी ना हो, बिल्कुल ज़रूरी ना हो, ऑब्जेक्ट के बगैर जिसमें सेंटेंस बन जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए कि इंग्लिश में इसको हम कैसे बयान करते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज़ कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑपोजिट है, ठीक है, एंटोनिम है ये ट्रांजिटिव वर्ब का, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट समझने के लिए किसी भी वर्ब को हम ऑब्जेक्ट लगाते थे ना, तो इनट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। अब देखते हैं कैसे। शी स्माइल्स, वो स्माइल करती है, वो मुस्कुराती है। अब हमें नहीं पता क्यों, किस वजह से, ठीक है, लेकिन सेंटेंस हो गया इसका। और जो कंप्लीट सेंटेंस ना हो उसे कहते हैं फ्रेज़। हाँ जी। उसके बाद है ही क्राइज। अब रोता है, क्यों रोता है, कैसे रोता है, किस वजह से रोता है, हमें नहीं पता, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, इनट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पर हमें वो पता करने की ज़रूरत भी नहीं है वजह, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट फोकस करना है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब आगे एक और एग्जाम्पल, आई ईट, ठीक है। तो आप ये गैस करने के बजाय कि क्या खाया, ठीक है, क्या नहीं खाया, शायद ये खाया, शायद वो खाया, आपने बस यहाँ तक समझ लेना है आई ईट, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अब आगे से पूरी समझ नहीं है कि क्या क्या था, तो ये कौन सा हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो कि कंप्लीट सेंटेंस हो, लाइक सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। और ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट उसका नेसेसरी पार्ट है, उसके बगैर वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कोई भी बिल्डिंग बेस के बगैर नहीं बन सकती, बुनियाद के बगैर नहीं बन सकती, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब है जो वो ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं बनता। अब जब हम उसके बाद बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की, तो हमने समझ लिया है कि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये ही ये बन जाता है, ठीक है, बी नहीं, ही, उसके बगैर ही ये बन जाता है। उसके बाद है रेगुलर वर्ब। अब
रेगुलर, जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि ये क्या है, रेगुलर है। अब रेगुलर में जैसे हम बात करते हैं तो अटेंडेंस में भी कुछ स्टूडेंट्स बड़े पंक्चुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई सीन है इधर हमारे वर्ब्स में। तो क्या है कि अ वर्ब whose past simple and past participle are formed simply by adding d or ed to it is called a regular verb. For example, work, worked, worked. अब क्या है रेगुलर वर्ब? बहुत सिंपल, बहुत इजी सा है कि ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ डी या ईडी लगाने से बन जाए उसे कहा जाता है रेगुलर वर्ब। देखिए कितना आसान, कितना सिंपल है ना, कि ऐसा वर्ब, पता है वर्ब्स जो होते हैं ना ये फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फॉर्म का ही दूसरा नाम वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा वर्ब, ऐसी फॉर्म, ठीक है, जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें जस्ट क्या पुट करना पड़े, क्या लगाना पड़े, डी या ई डी। तो वो कौन सा होता है, रेगुलर वर्ब, जिसकी शक्ल चेंज ना हो, शेप चेंज ना हो, ठीक है। अब देखें वर्क है तो वर्क वर्क वही स्पेलिंग रहे, जस्ट हमने ई डी पुट करना है। उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, अगर आप ये नहीं समझ सकते, कंफ्यूजिंग है आपके लिए, प्रॉब्लमेटिक है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप जस्ट इसको कर लो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म में मैंने वर्ड लिखा है द लव। अब इसकी शेप चेंज किए बगैर अगर हम डी लगा दें तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, हाँ जी, ये हमारा हो गया रेगुलर वर्ब। उसके बाद है हेट, इसके आगे भी अगर हम सिर्फ डी लगा दें तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो क्या हो गया, हेट, हेटेड, हेटेड। अब एग्जांपल्स करते हैं मोर क्लैरिफिकेशन के लिए। दे वर्कड हार्ड फॉर सक्सेस। अब जो अंडरलाइन वर्ड है वर्क, तो ये कौन सा वर्ब है, बिल्कुल ये है रेगुलर वर्ब। ही हेल्प द पुअर, उस, अब यहाँ पर ठीक है, उसने गरीबों की मदद की। जो हेल्प वर्ड है इसके हमने फॉर्म लगाई हुई है दूसरी, आप तीसरी कह लें, हेल्प, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा वर्ब, रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसकी शक्ल चेंज नहीं हुई। तो जिस वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म जस्ट ईडी या डी लगाने से बन जाए उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। देखिए कितना आसान है ना। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना और इसी तरह समझ लेना है इरेगुलर वर्ब को। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जब आप रेगुलर वर्ब को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फ्यू सेकंड्स में, विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन अंडरस्टैंड वेल इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, ये ऑपोजिट है रेगुलर वर्ब का। रेगुलर वर्ब में हमने समझा है कि जब डी और ई डी लगाने से क्या बन जाती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। लेकिन इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होता। इरेगुलर वर्ब कौन सा वर्ब है जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ई डी लगाने से नहीं बनती, तो वो कौन सा वर्ब हो जाता है, इरेगुलर वर्ब। इंग्लिश में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज नॉट बाय एडिंग डी और ई डी इज कॉल्ड एन इरेगुलर वर्ब। ऐसा वर्ब जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म डी और ई डी लगाने से ना बने उसे कहा जाता है इरेगुलर वर्ब। अब मैं आपको समझाती हूँ ये एग्जांपल्स में, ठीक है, कि कौन से एग्जांपल वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फॉर्म्स। अब मैंने फॉर्म कह दिया तो आप सोचते रहेंगे कौन सी फॉर्म है जिसकी दूसरी और तीसरी जो है फॉर्म, कौन सा वर्ब है जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म डी और ई डी लगाने से नहीं बनती। तो अभी देख लेते हैं। तो मैं आपको ना इसके बाद एक टास्क वर्क भी दूँगी, वो आपने करना है कमेंट्स में, ठीक है। इरेगुलर वर्ब, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब आपने इरेगुलर वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल की जगह सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल की जगह थर्ड फॉर्म लिख लेना अपनी समझ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं टर्म्स को रट्टा लगाते रहें, पता नहीं ये क्या चीज़ है। आपने जस्ट इजी वर्डिंग में इसको समझना है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रट्टा नहीं लगाना। ओके जी, कौन से वर्ब्स हैं जिनकी शक्ल चेंज होने वाली है जब वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाते हैं, गो। अब अगर हम डी लगाएं या ई डी लगाएं तो इसकी सेकंड और थर्ड बन सकती है, नेवर, ठीक है। लोग हम पे हंस के हंसे।
तो इसकी सेकंड और थर्ड कैसे बनती है फॉर्म? वेंट, गोन, सी, सॉ, सीन, अवेक, अवोक, अवोकन, राइट, रोट, रिटन। अब ये जो वर्ब्स हैं गो, सी, अवेक, राइट, ये क्या हैं? इरेगुलर वर्ब्स। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी ऐड करने से नहीं बन सकती कभी भी। अब आपने क्या करना है कि आपने कमेंट्स में इरेगुलर वर्ब के लिखने हैं वर्ड्स, ठीक है? ऐसे वर्ब्स लिखने हैं जो कि इरेगुलर हों, जिनकी जब दूसरी और तीसरी फॉर्म बने तो उनकी शेप चेंज हो जाए। मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, आपने गुड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बतानी है, ठीक है? और फ्लाई की भी बता दें। इसी तरह आप जितने सोचेंगे इस बारे में तो आपने वो वर्ब्स नीचे कमेंट्स में लिखने हैं, ठीक है? देखते हैं सबसे ज़्यादा किसके होते हैं वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। उसके बाद इसकी करते हैं एग्जांपल्स। द बेबी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। अब ये वर्ड मैं आपको देने वाली थी लेकिन ये मैंने एग्जांपल में लिख दिया तो इसको मैंने इसलिए नहीं दिया। अब आप स्लीप नहीं लिख सकते, याद रखना है, नो चीटिंग, ओके? द बेबी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, बच्चा फर्श पर सोया। अब अगर हम देखें कि स्लीप की फॉर्म ईडी और डी लगाने से बन सकती है सेकंड और थर्ड, नेवर, तो ये स्लेप्ट हो गया, ठीक है? तो इसलिए ये क्या है? इरेगुलर वर्ब। ही एट एन एप्पल। जो एग्जाम्पल में वर्ड्स हैं ना वो आप नहीं लिख सकते कमेंट्स में एज इरेगुलर वर्ब, वो आपको खुद से लिखने हैं, सर्च करके आप लिख सकते हो, ठीक है? सोच के, ओके? लेकिन जस्ट आपने फर्स्ट वर्ड्स देखने हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म चीटिंग करके नहीं करनी। ही एट एन एप्पल, ठीक है? ईट, एट, ईटन, तो इसकी शेप चेंज होती है तो ये भी हो गया इरेगुलर वर्ब। शी वेंट टू स्कूल, गो की फॉर्म सेकंड जब होती है तो वो वेंट हो जाती है, तो ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ये डी और ईडी से नहीं बनती। यहाँ तक हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है। अब हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है? फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। ऐसा वर्ब जो हमें सब्जेक्ट दिखाए, ठीक है, और हमें टेंस भी बताए, उससे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इट इज़ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में ये मेन वर्ब होता है, फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इस तरह से नहीं होता, ठीक है? ये मेन होता है। फाइनाइट वर्ब शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर। ये क्या क्या चीज़ शो करता है? टेंस, पर्सन, पर्सन आप सब्जेक्ट कह लें, ठीक है, नाउन कह सकते हैं, एंड नंबर। अब क्या है, जब मैंने यहाँ पर कहा कि टेंस, ठीक है, तो ये लिमिटेड हो जाएगा बाज़ सेंटेंसेस में कि इस टाइम ये चीज़ हुई, इस ज़माने में, इस वक्त पे ये चीज़ हुई, ठीक है? तो जो रूल्स हम अप्लाई कर चुके हैं ना टेंस सीरीज़ में टेंसेस के लिए, तो फिर इस जब हम करेंगे फाइनाइट वर्ब तो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम वही वाले रूल अप्लाई करेंगे। इसलिए आपने अच्छी तरह टेंसेस समझ के फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आना है। ओके जी, अब क्या है? अ फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ऐसा वर्ब जो हमें सब्जेक्ट दिखाए और हमें क्या बताए? टेंस बताए, कोई ज़माना बताए, कोई टाइम बताए, उसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल्स करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब आप ज़रा ख़ुद गेस करें कि डेली से हमें क्या पता चला? हमें टेंस पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें रूटीन बता रहे हैं कि वो डेली, हर रोज़ या रोज़ाना स्कूल जाता है। ही ट्रेवल सो लॉन्ग, बहुत लंबा सफ़र करता है। अब यहाँ पर टेंस बताया जा रहा है। शी वाटर्स द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देती है। यहाँ भी हमें क्या बताया जा रहा है? उसकी रूटीन बताई जा रही है, ठीक है? उसके बाद ओके, एक बार फिर इसको समराइज़ कर लें। फाइनाइट वर्ब कौन सा वर्ब होता है जो कि हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट और टेंस। फिर क्या बता सकता है? नंबर भी बता सकता है। ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब। अब क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा? अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंस और हैव अ सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत ईजी। जब आप एक
अब देखिए कैसा ये लिंक वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि एक को समझने के बाद दूसरा आपको सेकंड्स में समझ आ जाता है। ट्रांजिटिव में समझने के बाद आपको इंट्रांजिटिव की विद इन फ्यू सेकंड समझ आ गई। रेगुलर वर्ब को समझने के बाद आपको इरेगुलर मिनटों में समझ आ गया, मिनट नहीं कहना चाहिए, सेकंड्स में समझ आ गया। अब फाइनाइट समझने के बाद आपको नॉन फाइनाइट ये चुटकियों में समझ आ गया। ठीक है, कि ऐसा वर्ब जो हमें सब्जेक्ट और टेंस ना बताए उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्या है, अ वर्ब दैट डज नॉट शो अ डिस्टिंक्शन इन नंबर, पर्सन और टेंस एंड नॉर्मली कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो कि हमें फ़र्क नहीं बताता नंबर्स में, पर्सनस में, टेंस में, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, और क्या नहीं होता, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द मेन वर्ब, मेन वर्ब के तौर पर भी ये अकेला नहीं आ सकता इन अ सेंटेंस, किसी भी जुमले में, इज़ कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल्स करते हैं, वी आर रेडी टू प्ले नाउ। अब क्या है कि प्ले से पहले क्या हो गया, टू। ठीक है, वी आर रेडी टू प्ले नाउ। इसके बाद है वी एट अ लॉट ऑफ रोस्टेड मीट। ठीक है, रोस्टेड मीट बहुत ज़्यादा खाया। अब रोस्टेड उससे पहले क्या हुआ, क्या यूज़ किया हमने, अ लॉट। ठीक है, उसके बाद है आई हैव completed द गिवन टास्क। लिविंग होम कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। यहाँ तक हमने समझ लिया नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसा वर्ब जो आपको क्या ना बताए, स्पेसिफिक टेंस ना बताए, समझ ना आए कि कौन सा टेंस है। ठीक है, उसमें कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, डिस्टिंक्शन ना हो, तो वो कौन सा होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह पर्सन में भी ना पता चले, नंबर में भी ना पता चले, और जिसमें पता चल जाए वो कौन सा होगा, फाइनाइट वर्ब। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिंकिंग वर्ब विच इज़ सो सिंपल एंड इजी। ठीक है, लिंक, जब हम वर्ड सुनते हैं लिंक तो हमारे माइंड में क्या आता है, ठीक है, यस, हमारे माइंड में आता है लिंक। ठीक है, ताल्लुक आता है ना। तो क्या है, अ वर्ब दैट लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ दे टू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सब्जेक्ट, उस मालूमात के साथ जो हमें सब्जेक्ट के बारे में दी जा रही होती है उससे कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब हुआ, जो सब्जेक्ट को जोड़ता है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसकी इंफॉर्मेशन के साथ जो कि उसके बारे में दी जा रही होती है। सो सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट डिस्क्राइब एक्शन, ये हमें कोई एक्शन वगैरह नहीं बताते। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक फार्मूले के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जिसके लिए मैंने एस लिखा है, सब्जेक्ट प्लस एल फॉर लिंकिंग, वी फॉर वर्ब, लिंकिंग वर्ब प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, और कौन कौन से जो वर्ब्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, हैज़, फिर सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर इज, एम, आर, वाज, हैड, हैव, वर्ब, बीइंग, बीन, ऑल आर लिंकिंग वर्ब्स, और शैल बी, विल भी हो सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स। ऐसे वर्ब जो कि सब्जेक्ट को जोड़ते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि सब्जेक्ट के बारे में दी जा रही होती है, उन्हें कहा जाता है लिंकिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल्स करते हैं, अली इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। ठीक है, अब इज़ है जो, इसने वर्ब, मेन वर्ब को और अली को जोड़ दिया ना, सब्जेक्ट को और उसकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अबाउट हिज प्रमोशन, तो वो क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड। अब जो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको जोड़ा है किसने, इज़ ने। द किड्स वर हैविंग फन आउटसाइड। ठीक है, बच्चे बाहर फन कर रहे थे। ठीक है, तो क्या है, जो द किड्स है उसको हैविंग फन आउटसाइड के साथ किसने जोड़ दिया है, वर ने। वाटर एंड फायर आर मर्सीलेस, वाटर और फायर क्या है, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और मर्सीलेस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इन दोनों को लिंक किसने किया, आर ने। तो आर क्या हुआ हमारा, लिंकिंग वर्ब। यू विल रीप व्हाट यू सो। ठीक है,
अब यूज़ सब्जेक्ट है और उससे क्या कहा जा रहा है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि आप वही काटेंगे जो आप बोएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को यानी कि सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कौन लिंक कर रहा है, विल। तो विल इज़ लिंकिंग वर्ब। समझ आ गई ना, ठीक है, कि ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट को और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसके बाद है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? अ वर्ब दैट इज़ यूजुअली यूज्ड विद अनदर वर्ब। ऐसा वर्ब जो कि दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल हो टू एक्सप्रेस आइडिया, ठीक है, किसी ख्याल के इजहार के लिए, जैसे कि पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ का जब इम्कान हो कि ये हो जाएगी, शायद ऐसा हो जाए, ठीक है। नेसेसिटी, ज़रूरत, एंड परमिशन या फिर इजाज़त के लिए इज़ कॉल्ड मॉडल वर्ब। ऐसे वर्ब्स जिन्हें दूसरे वर्ब के साथ सिर्फ क्या चीज़ शो करने के लिए यूज़ किया जाए, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए, उन्हें कहा जाता है मॉडल वर्ब, ठीक है। अब इसको मोर क्लैरिफाई करते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, ought to, will, would, may, might, must भी हो सकता है, ठीक है, MUST मस्ट, और मॉडल वर्ब्स, ये सारे क्या हैं? मॉडल वर्ब्स हैं। अब कैसे आप ये समझेंगे कि कैसे ये पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के साथ जब हम इनको जोड़ते हैं, कैसे ये नेसेसिटी को शो करते हैं, कैसे ये परमिशन को शो करते हैं। लेट्स सी इट इन एग्जांपल्स। वुड यू हेल्प मी? अब थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी हेल्प, तो क्या कहा जा रहा है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गई। ही कैन ड्राइव अ कार, यहाँ पर भी कि वो ड्राइव कर सकता है, पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। इसके बाद वुड यू हेल्प मी में भी एक तरह से ये पॉसिबिलिटी भी है और एक तरह से परमिशन भी है, ठीक है, इजाज़त मांगी जा रही है। और यहाँ पर क्या है उसके आगे, आई विश यू माइट पास द एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या शो किया जा रहा है कि मेरी विश थी, थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी थी मुझे मेरे माइंड में कि ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। मे यू पास द एग्ज़ाम, अब यहाँ पर भी क्या होता है, हमें थोड़ा सा लग रहा होता है कि ये चीज़ हो जाएगी, मगर दिल में ये चीज़ होती है तो हम किसी को दुआ देते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। मॉडल वर्ब्स किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, ठीक है, नेसेसिटी या परमिशन को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मे वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। ही विल गो आउटसाइड टुडे, अब आप खुद बताएं कि यहाँ पर क्या है। यस, यहाँ पर हमें श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आज तो वो हर सूरत बाहर जाएगा। तो मॉडल वर्ब्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? यस, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, नेसेसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ मॉडल वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हमारी लास्ट टाइप ऑफ वर्ब है। अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू शो टाइम एंड कंटिन्यूटी इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ हमें किसी बात को जारी रखने के लिए या टाइम बताने के लिए इस्तेमाल हो, उससे कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं कौन सी बला है, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना, मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे होगा। जब आप करेंगे नहीं, जब आप सुनेंगे नहीं, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता चल भी नहीं सकता, ठीक है। वो आपने सुना होगा, हरकत में बरकत है। जब आप थोड़ी सी एफ़र्ट करते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। जितना आप उसमें डिटरमिन्ड रहते हैं उतने ही आपके लिए वो आसान हो जाती हैं। A verb that is used with another to form tense, negatives and questions is called auxiliary verb। जो दूसरे एक ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब्स के साथ किस चीज़ के लिए यूज़ हो, या तो टेंस बनाने के लिए, या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, या क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो उसे कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम सारी बात को बिल्कुल इजी वर्डिंग में समझ लेते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब, ठीक हो गया। ऐसे वर्ब्स जो कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, और उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का आपने क्या नाम याद रखना है अपने माइंड में? आसान सा, हेल्पिंग वर्ब। जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्प करता है? मेन वर्ब की, ठीक है। क्या चीज़ करने के लिए? टेंस बताने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, या फिर क्वेश्चंस बनाने के लिए, या टाइम बताने के लिए, या किसी बात को कंटिन्यू करने के लिए।
ओ ये तो बहुत इजी हो गया। अब आपको समझ आ गई कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? सारे के सारे जो हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स कर चुके हैं ना, वही हमारे सारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब्स। अब तो ये बहुत आसान हो गया। अब तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, याद करने की, रट्टे लगाने की। आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को समझा और आपको पता चल गया कि ये वर्ब क्या होता है। आप उसकी लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं याद करेंगे, आपने अब इसकी एग्जांपल्स कर लेनी है और ये आपका हो गया क्लियर। ही इज़ अ ग्रेट टीचर। अब देखें कि यहाँ पर क्या है? इज़। ठीक है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, यहाँ पर ये किसकी हेल्प कर रहा है? ग्रेट की। टीचर के बारे में कुछ बताने के लिए जो इज़ है ऑक्सिलरी वर्ब, वो ग्रेट मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। ही इज़ अ ग्रेट टीचर। उसके बाद है डिड यू हैव अ नाइस हॉलीडे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपको क्या आपकी नाइस छुट्टी थी? ठीक है, आपको नाइस छुट्टी मिली, उम्दा छुट्टी मिली। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, ठीक है, उसने क्या किया है? हमें क्या चीज़ बताई है? क्वेश्चन बनाने के लिए वो इस्तेमाल हमने कर लिया है। और दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वो बाहर खेल रहे हैं? अब आर किसकी हेल्प कर रहा है? आर हेल्प कर रहा है प्लेइंग की। ठीक है, प्ले वर्ब है जो उसकी हेल्प कर रहा है। और क्या चीज़ हम इससे बना रहे हैं? यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला कौन सा था? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, और आज हमने किया था वर्ब। ठीक है, वर्ब सबसे पहले हमने समझा कि वर्ब होता क्या है, उसके बाद इसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके बाद वन बाय वन हमने सारी टाइप्स की। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो फर्स्ट 6 टाइप्स हैं उनमें जब आप पहली को समझ लेते हैं तो आपकी दूसरी ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जब 6 हो गई तो हमने क्या किया? लिंकिंग वर्ब किया, मॉडल वर्ब किया और ऑक्सिलरी वर्ब किया। अब आपने इस पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब की बहुत सी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको इसको याद करने की, रट्टे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।